नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका धरती का अमृत जैविक खेती कार्यक्रम में। हम हर क्षेत्र में तरक्की के नए आयाम छू रहे हैं। खेती किसानी में भी खूब तरक्की हुई, लेकिन हमने खेती में अधिक पैदावार की चाह में अपनी खेती में रासायनिक उर्वरकों और दवाइयों को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिसकी जानकारी बहुत से किसानों को है ही नहीं। इसलिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जैविक खेती के फायदे वाली तकनीकों की जानकारी देते हैं, जो आज की खेती के लिए बहुत जरूरी है, ताकि किसान इसे अपनाएं। इसी विश्वास के साथ आज शुरू करते हैं ये कार्यक्रम। इस धरा की माटी पर लिखनी, इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है। जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी है। शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, जीने का आधार मिले अब। ऐसी धरती बनानी है, ऐसी धरती बनानी है। धरती के कण कण से उपजे हीरे और मोती। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। बदलते भारत के साथ साथ देश में खेती भी बदल रही है। उन्नति करते किसानों की कहानी कामयाबी की दास्तां बयां कर रही है। इन किसानों ने जैविक तरीके से तरक्की की नई आधारशिला रखी है और जैविक खेती में महारत हासिल करने के बाद इसका प्रचार भी अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, जिससे देश का हर किसान इसका लाभ ले सके। तो आइए मिलवाते हैं एक ऐसे ही किसान से जो साधनों के अभाव का रोना न रोकर आज जैविक खेती के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। अपनी खेती के साथ साथ दूसरे किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। आज के वक्त में हमारी खेती को पूरी तरह रासायनिक उर्वरकों और हानिकारक कीटनाशकों ने जकड़ लिया है, जिसके कारण फसलों से मिलने वाली अनाज, सब्जियां भी चपेट में आ रही हैं। इसलिए खतरनाक रसायनों को कम करने के लिए जैविक खेती पर जोर दिया जाने लगा है, जिस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। हमें ये मानकर रासायनिक खादों और कीटनाशकों को बंद करना होगा कि अगर हम जितना इनका इस्तेमाल करेंगे उतना ही धरती मां तबाह होगी। क्योंकि जिस तरह हरित क्रांति के बाद अपने देश में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ गोबर और हरी खादों का इस्तेमाल कम होने लगा है। इसकी वजह से खेत की मिट्टी में कार्बन तत्वों की मात्रा कम हो गई है और पीएच का स्तर बिगड़ गया। इन सब कमियों के कारण खेत की मिट्टी की सेहत बिगड़ रही है, जिसके चलते किसानों को प्रत्येक वर्ष फसलों में ज्यादा उर्वरक का इस्तेमाल करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप खेती में लागत खर्च दिन पर दिन बढ़ रहा है। अगर इन सब परेशानियों से निजात पाना है तो खेत की मिट्टी की सेहत सुधारने वाले जैव उर्वरकों के इस्तेमाल पर जोर देना होगा। जैव उर्वरक क्या है? जैव उर्वरक एक जीवाणु खाद है, जिसमें मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु वायुमंडल में पहले से उपस्थित नाइट्रोजन को अवशोषित कर और मिट्टी में मौजूद अघुलनशील फास्फोरस को पानी में घुलनशील बनाकर पौधों को देते हैं, जिससे पौधों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। और ये जैव उर्वरक मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और खेत की मिट्टी की उर्वरता के लिए भी लाभकारी होते हैं। अगर नाइट्रोजन की पूर्ति करने वाला जैव उर्वरक राइजोबियम कल्चर एक्जैक्टोबैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके प्रयोग से
30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर खेतों को मिल जाती है और फसलों की उपज में लगभग 10 से 20% तक बढ़ोतरी देखी गई है। इसलिए अगर किसान रासायनिक उर्वरकों की जगह अपने खेतों में जैव उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं तो फसलों से भरपूर उपज ली जा सकती है। देखिए, वैसे तो राइजोबियम हर मिट्टी में, हर उपजाऊ मिट्टी में प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये ऐसे जीवाणु बहुत सारे पाए जाते हैं, पर देखा जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से हम लोग अंधाधुंध केमिकल का इस्तेमाल करने के कारण या हमारी जो प्रैक्टिस हैं, जो उसमें ज़्यादा गोबर नहीं डालना और इस तरीके की जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो विधियाँ जो हम लोगों की बदली हैं, उसके कारण जो है वो जीवाणुओं की संख्या कम हो गई है। इसी तरह अगर किसान फॉस्फोबैक्टीरिया और माइकोराइजा जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, वे खेतों में 20 से 30% फास्फोरस की मौजूदगी बढ़ा सकते हैं। इन जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से एक तरफ किसान की फसल उत्पादन लागत घटती है और वहीं दूसरी तरफ उनकी खेतों की मृदा संरचना बेहतर होती है। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जैव उर्वरक राइजोबियम कल्चर का इस्तेमाल बीजों के उपचार और मृदा उपचार के रूप में किया जाता है। खेतों में बीजों की बुआई के बाद राइजोबियम के जीवाणु पौधों की जड़ों में प्रवेश करके छोटी छोटी गांठें बना लेते हैं और इन गांठों में जीवाणु अपनी संख्या बढ़ाते हुए प्राकृतिक रूप से मौजूद नाइट्रोजन को वायुमंडल से शोषित करके उसे पोषक तत्वों में परिवर्तित कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इसका इस्तेमाल दलहनी फसलों जैसे अरहर, चना, मूंग, उड़द, मटर, मसूर, सोयाबीन, मूंगफली व सेम इत्यादि में किया जाता है। इस जैव उर्वरक का इस्तेमाल सभी प्रकार अनाज वाली फसलें जैसे गेहूं, धान, जौ, जई, मक्का और बाजरा के अलावा तिलहनी फसलों जैसे सरसों और सूरजमुखी में इस्तेमाल किया जाता है। एजोस्पाइलम जैव उर्वरक। एजोस्पाइलम कल्चर फसलों को नाइट्रोजन पूर्ति करने वाला एक जैव उर्वरक है जिसके जीवाणु एजोबैक्टर के जीवाणु की तरह कार्य करते हैं। ये अधिक नमी में उगाए जाने वाली फसलों के लिए काफी लाभकारी होता है। विभिन्न अनुसंधानों में पाया गया है कि अगर धान की रोपाई के पहले एजोस्पाइलम का इस्तेमाल किया जाता है तो धान की फसल की अच्छी बढ़वार होती है और उपज में भी बढ़ोतरी होती है। एजोस्पाइलम का इस्तेमाल धान, मक्का, गन्ना सहित छोटे अनाज वाली फसलों में करना काफी लाभकारी पाया गया है। अगर एजोस्पाइलम कल्चर बीज उपचार करते हैं तो प्रति किलो बीज के लिए 5 से 6 ग्राम एजोस्पाइलम कल्चर की जरूरत पड़ती है। फास्फोरस के लिए पीएसबी कल्चर। फसलों की अच्छी बढ़वार के लिए नाइट्रोजन के बाद सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। इसके लिए रासायनिक उर्वरकों की जगह फास्फोरस घोलक जीवाणु का अर्थात पीएसबी कल्चर का इस्तेमाल किया जाता है। इस कल्चर के जीवाणु जमीन में मौजूद अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इसके इस्तेमाल से प्रति हेक्टेयर 10 से 40 किलोग्राम फास्फोरस पौधों को मिल जाता है। बीज उपचार से करें जैव उर्वरकों का इस्तेमाल। जैव उर्वरकों के इस्तेमाल के लिए बीज उपचार सबसे अच्छी विधि है। जैव उर्वरक से बीजों के उपचार के लिए पहले आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ या गोंद को मिलाकर घोल बना लेते हैं और इस घोल में 200 ग्राम मात्रा किसी भी एक जैव उर्वरक जैसे राइजोबियम कल्चर, एक्जेक्टोबैक्टर, पीएसबी कल्चर को मिलाते हैं। इसके बाद तैयार घोल को 10 किलोग्राम बीज पर छिड़क इस प्रकार उपचारित बीजों को कुछ देर तक छाया में सुखा लेते हैं और सूखने के बाद बीजों को खेतों में
तुरंत बुवाई कर देते हैं। बीज उपचार अगर करना है तो एजिटोबैक्टर 2 तरीके से भी उपलब्ध होता है, एक पाउडर की फॉर्म में और एक लिक्विड की फॉर्म में। तो पाउडर फॉर्म का हम 150 ग्राम लेकर और 150 मिलीलीटर पानी में इसका घोल बनाकर और थोड़ा गुड़ 50 ग्राम तक गुड़ का घोल बनाकर, ताकि वो चिपकने लायक हो जाए कि बीज पे वो चिपक सके, 1 एकड़ में वो बिजाई लायक बीज पे उसका लेपन करके ठंडे स्थान पर सुखा के हम इसका तुरंत प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर लिक्विड हमारे पास उपलब्ध है तो इसका भी 150 ml लेकर हम 4 से 5 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर 1 एकड़ के बीज पे इसका लेप करके इसी प्रकार से ठंडी जगह सुखा के इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैव उर्वरकों से करें जड़कंद उपचार। अब बात आती है रोपाई करने वाले पौधों की। तो इसके लिए पौधे के जड़ को उपचार किया जाता है। इसके लिए चौड़े बर्तन में 5 से 7 लीटर पानी में 250 ग्राम गुड़ को मिलाकर घोल बनाते हैं और इसमें 1 किलो एजेक्टोबैक्टर और 1 किलो पीएसबी कल्चर मिलाते हैं। इस घोल में नर्सरी से पौधों को उखाड़कर जड़ों की मिट्टी को साफ कर इस घोल में 50 से 100 पौधों को घोल में 10 मिनट तक डुबोकर उपचारित करते हैं। इसके बाद खेतों में पौधों की रोपाई की जाती है। इस विधि से धान, टमाटर, फूल गोभी, प्याज इत्यादि फसल के पौधों को उपचारित किया जा सकता है। जैविक उर्वरकों का चयन फसलों के किस्म के अनुसार ही करना चाहिए। जैविक उर्वरक प्रयोग करते समय पैकेट के ऊपर उत्पादन तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि व संस्तुत फसल का नाम अवश्य देख लें। प्रयोग करते समय जैविक उर्वरकों को धूप व गर्म हवा से बचाकर रखना चाहिए। आप बड़े स्तर से लेकर छोटे स्तर पर घरेलू उपयोग के लिए इन जैव उर्वरकों का इस्तेमाल सब्जी, फल और अन्न उगाकर रासायनिक उपज से होने वाली वातावरण और मृदा को नुकसान के साथ साथ बीमारियों से भी बचा सकते हैं। जो आप फसल ले रहे हैं वही बताकर आप जो है उसका कल्चर लें, क्योंकि कभी क्या होता है कि जैसे राजमा की फसल के लिए अलग जो है आपको कल्चर दिया जाएगा और जो है चने के लिए और मटर के लिए और दलहनी फसलों में अरहर के लिए ये आपको अलग तरीके के 3, 4, 5 तरीके के इसमें कल्चर हैं। वो आपको जो आपकी फसल जो लेना चाहते हैं उस हिसाब से आप उसको चुन लें। और जब कल्चर लेने के बाद उसको रखने का भी ध्यान रखना है कि उसको ठंडी जगह पे छाया में ही रखें, धूप में ना रखें उस पैकेट को। और दूसरा ये भी है कि जब आप उसको लगा रहे हो तो आप एहतियात बरतें, जो उस पे पैकेट के ऊपर दी गई है उसके साथ केमिकल या इस तरीके का इस्तेमाल ना करें। इस तरह आप भी अपनी फसलों में रासायनिक उर्वरकों की जगह जैव उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कम लागत में अपनी फसलों से अच्छी पैदावार लेने के साथ खेत की मृदा उर्वरता को स्थायी बनाए रख सकते हैं। इस तरह इन जैविक विधियों को अपनाकर खेती में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। ये किसान उन लोगों के लिए एक मिसाल हैं जो ये सोचकर खेती नहीं करते कि खेती में अधिक मुनाफा नहीं मिल सकता है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि जैविक खेती करके भी लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। यहाँ पर वक्त एक छोटे से अंतराल का, कार्यक्रम में आगे सफर जारी रहेगा। तब तक आप बने रहिए डीडी किसान के साथ। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। वर्ष 2008 में रूबी के गांव में कृषि विज्ञान केंद्र से कृषि वैज्ञानिक आए और उन्होंने किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित किया। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है धरती का अमृत जैविक खेती में। जब भी हम किसान का जिक्र करते हैं तो एकाएक हमारे जहन में खेत में हल चलाते हुए पुरुष की तस्वीर ही सामने आती है। यही कारण है कि एक तरफ आज के पढ़े लिखे युवाओं को भी उनका भविष्य कृषि में नजर आ रहा है, वहीं एक महिला ने पारंपरिक बंधनों को पीछे छोड़कर जैविक खेती के क्षेत्र में अपनी सफलता की नई कहानी लिखी है और उन महिलाओं के सामने एक अनूठा उदाहरण पेश किया है जो महिलाएं खेती में सफलता हासिल करना चाहती हैं। भारत की ग्रामीण महिलाओं को देश की असली कामकाजी महिला कहा जाता है। आखिर इसमें सच्चाई भी है, क्योंकि देश में ग्रामीण पुरुष की तुलना में एक ग्रामीण महिला लगभग 2 गुना खेती का काम करती है। इसके अलावा भी उन्हें घरेलू काम करना पड़ता है। इसके बावजूद उन्हें कभी खेती करने का श्रेय नहीं दिया जाता है और वो हमेशा हाशिए पर रही हैं। लेकिन कुछ महिलाओं ने इस भ्रांति को तोड़कर खुद को बतौर सफल किसान साबित किया है। राजस्थान के जिला दौसा की एक महिला किसान रूबी पारेख ने 13 साल की अथक मेहनत के बलबूते पर देश में एक सफल जैविक किसान के तौर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो पाई है। रूबी पारेख बताती हैं कि साल 2004 में उनकी शादी ओम प्रकाश पारेख से हुई। तब उन्हें खेती के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन उनके ससुराल में जीविका का मुख्य साधन खेती था। धीरे धीरे उन्होंने भी खेती के कार्य में हाथ बटाना शुरू कर दिया, जिससे उनके परिवार की मदद हो सके। यहाँ पे आई, यहाँ पर सब लोग खेती करते थे और मेरे पति भी इन खेतियों से जुड़े हुए थे, किसान हैं। तो मैंने सोचा कि भाई मैं भी इसमें हेल्प करूं। मेरी एक मानना था कि भाई मुझे भी कुछ करके दिखाना है। रूबी का कहना है कि खेती के कार्य करने के दौरान उनकी रुचि खेती में बढ़ती गई और उन्होंने खेती किसानी में नई नई जानकारियां भी हासिल की। इस कार्य में उनके पति ने उनका ज्यादा सहयोग किया और खेती बाड़ी की जानकारी सबसे ज्यादा उनको अपने पति से ही मिली। रूबी पारेख खेती के बारे में जानकारियां जुटाने के लिए कृषि बैठकों में शामिल होती थी। इसी दौरान वर्ष 2008 में रूबी के गांव में कृषि विज्ञान केंद्र से कृषि वैज्ञानिक आए और उन्होंने किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित किया। कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से गांव के किसान, विशेषकर महिला किसानों को जैविक खेती के प्रशिक्षण के लिए बुलाया। रूबी को भी उनके पति ओम प्रकाश ने इस प्रशिक्षण में जाने के लिए प्रेरित किया। मेरे यहाँ पर मेरे पति ने भी मेरा बहुत सहयोग किया। केवीके के यहाँ जो डॉक्टर आए थे, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आपको जैविक खेती करने के लिए एक वहाँ पर केवीके में पढ़ना चाहिए। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। उन्हीं की सलाह से, उनके मार्गदर्शन से आज मैं आगे बढ़ पाई हूँ। 3 दिन के प्रशिक्षण में रूबी ने जैविक खेती के बारे में बहुत कुछ जाना और समझा। वहाँ रसायनों, उर्वरकों और कीटनाशकों से होने वाले दुष्प्रभाव और बीमारियों के बारे में उनकी जानकारी सबसे ज्यादा बढ़ी। उन्होंने समझा कि कैसे रसायन युक्त खाने की वजह से हमारा भविष्य खतरे में है। रूबी और उनके पति ओम प्रकाश ने इस बारे में विचार विमर्श किया और बड़ी हिम्मत दिखाते हुए नए प्रयोग करने की ठान ली और उन्होंने तय किया कि वे न सिर्फ खुद जैविक खेती अपनाएंगे, बल्कि अपने आसपास के किसानों को भी जैविक खेती करने के लिए समझाएंगे। वर्ष 2008 में रूबी पारेख ने अपने खेतों में जैविक तरीके से खेती शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि हम सब जानते हैं, अगर हम रासायनिक खेती से एकदम से जैविक खेती करने की तरफ जाते हैं तो पहली बार में उतना अच्छा परिणाम नहीं मिलता।
लेकिन दूसरे तीसरे वर्ष से उपज की गुणवत्ता के साथ साथ पैदावार भी काफी बढ़ने लगती है। रूबी के फसलों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अभी वो 20 बीघा जमीन पर सभी तरह की फसलें जैसे कि बाजरा, गेहूं, चना, ग्वार, मूंगफली और जौ को जैविक तरीके से उगाती हैं, जिससे उनको अधिक लाभ मिल रहा है। हमारे यहाँ पर 20 बीघे में जैविक खेती कर रहे हैं। उसमें से जो सरसों है, गेहूं है, चना है और इसके अलावा भी हम जो कर रहे हैं वो वेजिटेबल जैसे सब्जियां हैं, पालक है, मेथी है, मूली है, गजरा है और जैसे मटर, बैंगन, टमाटर, मिर्ची आदि सब्जियां लगा रखी है। दरअसल रूबी ने शुरू में जैविक तरीके से कुछ साग सब्जियां ही उगाई। इसके लिए उन्होंने केवीके में खाद बनाना और कुछ जैविक कीटनाशक बनाना सीखा था। फिर उन्होंने अपने खेतों में इस्तेमाल करने के लिए खुद ही जैविक खाद और जैविक कीटनाशक बनाना शुरू किया। गांव वालों के तो सबके घर में जो पशु रहते हैं तो अपन उस गोबर की खाद बनाकर अपन खेत में यूज ले सकते हैं। हर्बल स्प्रे, कीटनाशक दवाइयाँ, ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र, ये सारी चीजें जीवामृत अपन घर में बनाकर अपनी जो खेती में देंगे तो वो उससे फसल भी उपजाऊ होगी, अपने शरीर में कोई नुकसानदायक नहीं होगा, कुछ खर्चा भी नहीं आएगा। रूबी ने अपने गांव में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अपने पति के साथ मिलकर 200 मीट्रिक टन की एक कंपोस्ट इकाई शुरू की है। यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के साथ साथ केचुआ पालन का काम भी किया जाता है। रूबी की इस इकाई की वजह से पूरे दौसा में जैविक खेती करने वाले किसानों को वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध हो जाता है। इस वर्मी कंपोस्ट यूनिट को शुरू करने में उन्हें नाबार्ड से काफी मदद मिली। रूबी का कहना है कि इस इकाई को शुरू करने का उद्देश्य अपनी खेती को पूरी तरह जैविक करने के साथ साथ अपने क्षेत्र के दूसरे किसानों को भी जैविक खेती से जोड़ना था। यहाँ से हमारे जो खाद को ले जाकर वो जैविक खेती करते हैं, उनसे यहाँ आसपास के लोग और आसपास के गांव के जो लोग हैं वो तो प्रभावित हो ही रहे हैं। और उससे अलावा हमारे जो एफएओज के 2000 जो सदस्य है उसमें से 1000 सदस्य जो जैविक खेती कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आगे सफर यूं ही जारी रहेगा महिला किसान के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए धरती का अमृत जैविक खेती। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। कि अजोला उत्पादन की लागत सामान्य हरे चारे के लिए इस्तेमाल होने वाली चारे फसलों से काफी कम है। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। ब्रेक के बाद धरती का अमृत जैविक खेती में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आगे का सफर। वर्मी कंपोस्ट इकाई के अलावा रूबी ने अपने यहाँ अजोला उत्पादन की इकाई की भी स्थापना की है। अजोला एक तरह की फर्न है और गुणवत्ता से भरपूर अजोला को पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। रूबी कहती हैं कि अजोला उत्पादन की लागत सामान्य हरे चारे के लिए
इस्तेमाल होने वाली चारे फसलों से काफी कम है और इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। इसे सूखे चारे में मिलाकर पशुओं को दिया जाता है। पशुओं को अजोला खिलाने से उनकी शारीरिक वृद्धि और उनके उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन में भी अच्छी वृद्धि होती है। इसके अलावा अजोला को फसलों में एक जैविक खाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने जो ये यूनिट लगा रखी है उसमें जो हम 2 इंच तक की मिट्टी डालते हैं, इसमें फिर पानी भरते हैं और उसमें फिर अजोला को छोड़ देते हैं। इसका पानी जो अजोला है इसमें 3 महीने तक ये अजोला खराब नहीं होती है और ये 3 महीने तक हम रोज प्रतिदिन इसमें से 1 किलो अजोला रोजीना अपने पशु को दे सकते हैं। और इसको जो पशु को खिलाते हैं उस पशु का दूध बढ़ता है, उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है और जो इसके मिट्टी और जो पानी है वो अपने जैविक खेती करने में बहुत उपयोगी है। जैविक कृषि में इस योगदान के लिए रूबी पारेख को भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से पुरस्कार और सम्मान से भी नवाजा गया है। वो कहती है कि जब गांव में इतना बड़ा सम्मान मुझे मिला तो इसके साथ आई जिम्मेदारी का एहसास भी उन्हें पूरा था। उन्होंने पूरी ईमानदारी से इस जिम्मेदारी को निभाने का निर्णय उसी वक्त कर लिया था। वो कहती हैं कि उन्हें खुशी है कि वो इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पा रही हैं। इस तरह जैविक खेती और व्यवसाय दोनों में अपनी खास सोच, मेहनत और लगन के कारण सफल हुई रूबी एक स्वस्थ समाज और देश के निर्माण के लिए प्रयासरत है, क्योंकि उन्होंने खेती जैसे क्षेत्र में महिलाओं के लिए भी संभावनाओं के नए दरवाजे दिखाए हैं। उनकी बस यही ख्वाहिश थी कि देश में सभी किसान रसायनों से होने वाले नुकसान को समझें और जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाएं। आप भी अपने खेतों में रूबी की तरह जैविक तरीके से अन्य अनाज को पाचकर उनसे ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। आप भी अपने खेतों में रूबी की तरह जैविक तरीके से अन्य अनाज को उपजाकर उनसे ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये अनूठी कहानी उन सभी महिलाओं के लिए एक मिसाल है जो गांव में रहकर चांद को छूना चाहती हैं और अपने सपनों में मनचाहा रंग भरना चाहती हैं। ये कहानी उन लोगों को भी कृषि के प्रति अपने विचार बदलने के लिए प्रेरित करती है और यही हमारे कार्यक्रम का मकसद भी है। फिलहाल इस कार्यक्रम धरती का अमृत जैविक खेती में हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस धरा की माटी पर लिखनी, इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है। जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी है। शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, जीने का आधार मिले अब। ऐसी धरती बनानी है, ऐसी धरती बनानी है। धरती के कण कण से उपजे हीरे और मोती। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती।